मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शावी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पैसों को काउंट कर रही होती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं जो कि अपने डेब्ट्स यानी कि लोन को कलेक्ट करने के लिए होते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग आकर घर को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। शावी यहाँ पर उन्हें देखते ही अपने पैसे छुपा लेती है और बड़ी कोशिश करती है उन्हें समझाने की। यहाँ पर शावी की मम्मा भी आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा को भी वो लोग धक्का मार देते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर रोने लगती है। शावी उन दोनों गुंडों पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सारे पैसे तो मेरे भाई ने तुमसे लिए हैं, तो जाकर उसे कहो सारे पैसे रिटर्न करने के लिए। आगे तुम हमारे साथ क्यों ये सब कर रहे हो? डील तो उसके साथ में फिक्स हुई थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारा ही तो भाई है ना, तो तुमसे ही पैसे कलेक्ट करेंगे हम, और वो तो भाग चुका है तो फिर तुम्हें ही उसके पैसे को लौटाना पड़ेगा। शावी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो गुंडे तो उसकी बातों को समझने के लिए राजी नहीं थे। फिर यहाँ पर से गुंडे शावी को लेकर अपने साथ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग रोड के बीच में क्रॉस कर रहे होते हैं तो गाड़ी आ जाती है, वो भी एकदम लग्जरियस, जो आकर उन गुंडों को रोक लेती है। फिर इस गाड़ी के अंदर हम यहाँ पर यंग मास्टर एबी को देखते हैं, जहाँ पर एबी अपने गार्ड को इशारा करता है एंड वो गार्ड यहाँ पर उस गुंडे को पैसे देकर शावी को छुड़ा देता है। एंड यहाँ पर शावी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, साथ साथ एबी यहाँ पर कहने लगता है तुम वही मम्मी हो जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर सीधा एकदम पास के सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर हम शावी को चांद के साथ में देखते हैं। यहाँ पर शावी तो अपने होश और आवाज में रहती है, लेकिन यहाँ पर चांद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि चांद फिलहाल नशे में होता है एंड यहाँ पर उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। शावी को चांद की आइडेंटिटी बड़े अच्छे से पता होती है कि वो वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट है और यहाँ पर वो चाइना का सबसे रिचेस्ट इंसान भी है और इसी कंपनी टॉप 1 पोजीशन पे आती है। और तब यहाँ पर उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। यहाँ पर हम दोनों को एक इंटेंस सीन में देखते हैं, तो यहाँ पर वो लोग मेकआउट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये मेकआउट 1 नाइट स्टैंड में बदल जाती है। इसके बाद में शावी यहाँ से जाने लगती है। तब हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन शावी को पैसे देने लगती है। शावी कहते हैं कि 2 मिलियन, लेकिन हमारी तो 5 मिलियन की बात हुई थी ना। शीन यहाँ पर उसे बोल रहे थे कि ज़्यादा लालच मत करो, फिलहाल मैंने तुम्हें 2 मिलियन दिया है, अगर तुम एक अच्छे से बेबी बॉय को जन्म दे पाओगी तो मैं तुम्हें बाकी के 3 मिलियन भी लौटा दूंगी। शावी यहाँ से जाने लगती है, तो फिर शीन यहाँ पर उसे वॉल के अंगे इस पर जोर से धक्का मार देती है और उसे कहने लगती है कि ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं तुमसे डर जाऊंगी तो फिर ये चीज़ तो भूल ही जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर तुमने इनमें से कोई भी गलत काम करने का सोचा तो याद रखना मैं बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट को जानती हूँ जो तुम्हारे ऊपर हिप्नोटिज्म करेगा, जिस वजह से तुम अपनी याददाश्त को खो बैठोगी और आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं याद होगा। इसके बाद में यहाँ पर शीन चली जाती है चांद के पास में, जहाँ पर वह चांद के बाजू में जाकर सोने लगती है ताकि सुबह का जब चांद उठे तो चांद को लगे कि उसके और शीन के बीच में कुछ हुआ था, फिर शीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चांद रेडी हो जाए। फिर हम सीधा यहाँ पर 5 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शावी को एक बेबी बॉय हुआ होता है एंड तभी यहाँ पर शीन आ जाती है अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। शावी इस बच्चे को देना नहीं चाहती थी, लेकिन शीन उस बच्चे को जबरदस्ती खींचकर और उसे बाकी के 3 मिलियन देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही शावी से रोकने जाती है, यहाँ पर डॉक्टर शावी को कोई मेडिसिन दे देते हैं, साथ साथ में यहाँ पर वो उसके ऊपर हिप्नोटिज्म करना भी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से शावी को कुछ याद नहीं आता और वो सारी चीजें भूल चुकी होती है। फिर यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर बेबी बॉय एबी अपनी मामा से कह रहा होता है कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। शावी यहाँ पर कहने लगते कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। एबी कहते हैं कि नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ हम मिलकर इस चीज़ के बारे में शांति से बात करें और एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। यहाँ पर शावी कहती है कॉन्ट्रैक्ट को साइन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फेक मामा बन सकती हूँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर शावी को याद आता है कि इसी ने उसे गुंडों से बचाया होता है उन्हें पैसे देकर, तो फिर शावी यहाँ पर एबी के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसके बड़े से मेंशन में चले जाते हैं। यहाँ पर शावी तो उसे घर को देख के मेस्मराइज हो जाती है क्योंकि उसका घर कितना ज़्यादा बड़ा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे पानी पीने के लिए देते हैं। शावी उसे पूछते कि चलो अब तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मा बनकर रहूँ, तो फिर भी कह देता है कि ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ। और ये बात सुनते यहाँ पर शावी की मुँह से वो पानी गिर जाता है, जहाँ पर वो एबी के ऊपर भी गिरता है। फिर यहाँ पर एबी कहता है कि आपको पता है आप जो पानी पी रही हो उसका वर्थ 1.5 लाख है। यहाँ पर शावी कहते हैं कि इतना महंगा पानी तुम जरा मुझे उल्लू बना रहे रहोगे, लेकिन एबी कहता है कि नहीं, हम सिर्फ इम्पोर्टेड पानी पीते हैं। शावी फिर खड़े होकर एबी से कहने लगती कि देखो तुम मुझे कितना भी एक्सपेंसिव पानी पिला दो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम बनने के लिए रेडी नहीं रहूँगी। और उसे पूछते कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों चूज़ किया। एबी कहने लगी क्योंकि मैंने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था और आप मेरी मम्मा बनने के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट हो। यहाँ पर शावी से कहने लगती है कि लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों से बात करने के मैनर्स नहीं सिखाया। एबी मन में कहता रहता है कि मैं बचपन से अपनी स्टेप मदर के साथ में पला बड़ा हूँ और मुझे कोई ट्यूशन भी नहीं दे पाया आज तक, तो फिर मैं मैनर्स कहाँ से जानूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि यंग मास्टर जैसा आपने कहा था हमने वो सब कुछ कर दिया है, हमने मैडम के सारे डेब्ट्स और लोन को पे कर दिया है, अब उन्हें कोई भी हैरेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शावी को यकीन नहीं होता, फिर शावी यहाँ पर एग्रीमेंट्स को देखने लगती है, जहाँ पर वो एग्रीमेंट्स को देखकर शॉक हो जाती है एंड कहती है कि मुझे तो तुम बच्चे लगे थे, लेकिन हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर।
ए भी यहाँ पर बोलने लगता है कि देखिए हम ट्राई कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, हम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जहाँ पर आप 1 ईयर तक मेरी मम्मा बनकर जाओगी। लेकिन अगर आपको वो 1 ईयर के बाद में मेरी मम्मा बनने को नहीं अच्छा लगा तो फिर आप मुझे रिजेक्ट कर सकती हो, उसके बाद में मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा। शाह भी सोचने लगता है कि ठीक है देखो तुमने मेरे सारे डेब्ट्स और लोन पे की है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मा बनी हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ मिसबिहेव या बदतमीजी करोगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म कर सकती हूँ। एंड ए भी यहाँ पर राजी हो जाता है, जहाँ पर शाह भी उसे साइन कर देती है। यहाँ पर ए भी उसे पानी देते हुए कंग्रेचुलेट करने लगता है। शाह भी वापस से पानी को देख के सोचने लगती है कि 1.5 लाख के पानी में और 10 रुपए की बोतल के पानी में कोई फर्क नहीं लगता मुझे। एंड यहाँ पर वो उस पानी को पी लेती है, जहाँ पर वो उस पानी को पीते ही उसे चक्कर आ जाता है एंड वो कुशन पर गिर जाती है। एंड यहाँ पर शरारती ए भी हंसने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर शाह भी होती है एक रूम के अंदर, जहाँ पर उसे कम पेशाब पिलो मिलता है, लेकिन वो असल में पिलो नहीं होता, वो तो होता है चांद की मसल्स, जहाँ पर वो उसके मसल्स को बड़े अच्छे से फील किए जा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने चांद को पाती है। एंड यहाँ पर उसे देखते ही वो उसके फेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि चांद इतना हैंडसम जो दिखता है। एंड यहाँ पर वो उसके फेस की तारीफ करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो उसे वापस टच करने जा रही थी, इस बार चांद उसका हाथ पकड़ लेता है। शाह भी कहते कि इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहने लगती कि देखो ये मेरा सपना है और जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी, मेरे सपने में सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्वीन हूँ। शाह भी तो यहाँ पर बड़े मजे से सपने देख रही होती है। फिर यहाँ पर वो उसे गालों को टच कर बोलने लगती है कि देखो तुम हैंडसम तो हो और तुम्हारे मसल्स भी इतने अच्छे हैं, तो फिर मैं तुम्हें 99 पॉइंट्स देना चाहूंगी। 1 पॉइंट इसलिए कम कर रही हो क्योंकि तुम मेरे सपने में आकर दखलंदाजी कर रही हो और मुझ पर ही हुक्म चला रहे हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर चारों से धक्का दे देता है। शाह भी कहती कि यार मैं रियल लाइफ में भी बुली हुआ करती हूँ और अब मेरे ही सपने में मुझे ही कोई आकर बुली कर जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अपने फेस को टच करती है उसे कुछ रियलाइज होने लगता है कि ये सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है। एंड यहाँ पर शाह भी उठकर उसे चिल्लाने लगती है एंड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने की और मेरे क्लोज इतना सोने की। छान उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेड मेरे बेड पर आ रही हो और मुझे चिल्ला रही हो। शाह भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन छान उससे रोकता और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेड पर ऐसे सोई रहोगी तो फिर मैं क्या तुम्हें अपनी वुमेन बना लूंगा। एंड यहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज होते हैं, जहाँ पर शाह भी उससे धक्का दे देती है और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉट कर रही हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये कोई साजिश होगी। यहाँ पर छान से बोलने लगता है कि मेरी साजिश, मेरा रूम, मेरा बेड, तुम यहाँ पर आई हो, मुझे तुम्हें यहाँ पर कहना चाहिए और तुम्हें बाहर धक्के मारकर निकालना चाहिए और तुम मुझे यहाँ पर कह रही हो, जरा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारा रूम है। शाह भी यहाँ पर सोचने लगता है कि ये बात तो सही कह रहा है, क्योंकि ना ही मेरा रूम है और ना ही मेरा बेड है, तो आखिर मैं यहाँ पर आई कैसे। तो फिर यहाँ पर छानू से कह देता है कि देखो मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अच्छा तो मुझे लगता है कि तुम पैसे के लिए ये सब कर रही हो। एंड यहाँ पर वो से पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शाह भी यहाँ पर से बोलने लगता है कि बस करो, पैसों का घमंड मुझे मत दिखाओ, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं। एंड यहाँ पर वो उठकर अपने पर्स में से पैसे निकालती है जिसमें होते हैं 1000 रुपीज़ एंड कहते कि देखा मेरे पास ये पैसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि कहने लगता है कल रात को तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया होगा। छान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो शॉपी से कहने लगता है कि 1000, तुम्हें क्या मेरा वर्थ 1000 लगता है। शॉपी कहती कि हाँ भले तुम्हारा फेस और मसल्स अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी जो पर्सनालिटी है तो वो तो 1000 से भी कम वर्थ की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1000 दे रही हूँ। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर छान उसे रोकता है। शॉपी कहते हैं कि अब क्या तुम्हें और पैसे चाहिए। छान कहते हैं कि मैं पैसों के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, तुमने यहाँ पर आकर मेरी इंसल्ट की है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं एबी को, जहाँ पर एबी अपने मामा दादा का गुड मॉर्निंग कहता है। तो फिर शॉपी से बोलते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और तुम मुझे यहाँ पर रूम में क्यों लेकर आ गए। साथ साथ यहाँ पर उसका डैडी छान में बोलने लगता है कि मुझे अभी के भी एक्सप्रेशन चाहिए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो फिर एबी यहाँ पर कहने लगता है कि मम्मा आपने कल रात तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से मैं आपको इस रूम में लेकर आ गया। यहाँ पर शॉपी बोलते हैं कि ड्रिंक कर लिया था, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है तुमने जो मिनरल वाटर दिया था 1.5 लाख का, उसका सिर्फ 2 से 3 सिप मैंने मारा होगा और तुम्हें लगता पानी पीकर मैं ड्रंक हो जाऊंगी। तो बेबी कहता है कि हाँ यही तो हुआ है असल में। यहाँ पर बाद में छान बोलता है लेकिन तुमने हम दोनों को सेम बेड पर क्यों डाला। तो बेबी बोलने लगता है कि आप मेरे दादा हो और ये मेरी मामा है, तो फिर असल में मामा और दादा तो साथ में सोया करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको एक ही बेड पर रखा है। यहाँ पर छान तो शॉक हो जाता है और वो एबी को बाहर लेकर चला जाता है बात करने के लिए, और वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया। एबी कहता है कि वो हमारी मामा है और आप दोनों ने नाइट साथ में स्पेंड किए, तो आपको मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। छान कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुमसे पहले कहा था कि मेरे इर्द गिर्द भी यहाँ पर कोई वुमन को मत लाया करो। तो फिर एबी कहता है कि दादा वो बहुत अच्छी मम्मा है और वो मेरी मम्मा है, और रही बात वो आंटी की तो वो बहुत बुरी इंसान है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर छान को गुस्सा आता है तो वो एबी के ऊपर हाथ उठा नहीं वाला था कि इतनी टाइम में शाह आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड यहाँ पर एबी रोते रोते नाटक करता है कि मम्मा देखो ना दादा मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शाह भी कह देती है कि तुम कितने क्रूअल इंसान हो, एक छोटे से बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर यहाँ पर छान कहने लगता है कि तुम हमारे बीच में ना बोलो तो ठीक रहेगा। शाह भी कहती है जो तुम कर रहे हो वो इलीगल काम है, बच्चों को इस तरह से मारा नहीं जाता है। फिर यहाँ पर छान शाबी को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर शाबी के ईयर्स के नीचे एक तिल होता है और उसे हमें यहाँ पर फिर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छान और शाबी एक साथ मेकआउट कर रहे होते हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ पर शान को वो बात याद आती नहीं है एंड शान यहाँ पर सोचने लगता है कि न जाने मुझे ये क्यों देखी देखी से लग रही है। वो उसके करीब जाता तो है वो मार्क को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे अपने आप से दूर कर देती है। यहाँ पर मैं शान एबी से कहता है कि ठीक है, जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आती तब तक ये यहाँ पर रह सकती है, लेकिन जैसे तुम्हारी मॉम आ जाएगी यहाँ पर से उसे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाबी यहाँ पर एबी से कहने लगती है कि देखो तुम्हारे डैड हेड ऑफ द फैमिली है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें मैं पसंद आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम्हारी मम्मा पहले से है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। तो फिर यहाँ पर एबी उसे बताने लगता है कि नहीं, वो मेरी रियल मम्मा नहीं है, वो मेरी स्टेप मदर है, और अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर शाबी सोचने लग जाती है कि जो कुछ भी हो लेकिन वो तो तुम्हारी मम्मा है ना, और तुम्हारे डैड भी अप्रिशिएट करते हैं उसे, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर एबी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और हाँ अगर आप यहाँ से जा रही हो इसका मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रही हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको मुझे 5 मिलियन देने होंगे। शाबी यहाँ पर प्राइस सुनकर शॉक हो जाती है एंड कहती है कि ये कब हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, लगता है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और खाली मेरी बातों को सुनकर साइन कर दिया है। फिर यहाँ पर शाबी कहते हैं कि मैं तो जाने के बाद से मजाक कर रही हूँ, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। अरे भाई तुम्हारे डैड की, तो जब तक तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे डैड को मनाने की कोशिश करती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर शाबी का कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, तो फिर वो एबी से कहने लगते हैं कि देखो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर छान नीचे आता है, जो एबी से कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है, जैसे तुम्हारी मॉम आएंगी वैसे मैं यहाँ पर इसे इस घर से निकलवा दूंगा, तो बेहतर होगा कि अगर खुद ब खुद यहाँ से चली जाए। तो एबी कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन दादा मम्मा यहाँ पर अपना बैग भूल गई है, तो क्या प्लीज़ आकर उन्हें उनका बैग दे देंगे। तो फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि छान बोलने लगता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं आखिर छोटे मोटे काम जाकर क्यों करूँ। दूसरा यहाँ पर शाबी चली जाती है शोरूम के अंदर, जहाँ पर वो क्लीनिंग करने का काम शुरू कर देती है एंड यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए शोरूम में उसकी क्लासमेट्स आई होती है। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि जरा देखो तो यहाँ पर साफ सफाई का काम कौन कर रहा है, शाबी जो कि हमारी क्लासमेट हुआ करती थी। साथ साथ यहाँ पर मियाँ भी होती है, जहाँ पर जो डेजी थी वो शाबी का उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर शाबी उसकी बातों को सुनकर नहीं लेती बल्कि उसे भी वो मजा चखा देती है। दूसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि चांद को देखते हैं, जो कि उसका पर्स देने के लिए आ गया होता है। मैनेजर यहाँ पर से बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो वहाँ के झगड़े को देख रहा होता है। मैनेजर को लगता है कि अब तो मेरी नौकरी गई, तो वो छान से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी के अभी जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। लेकिन छान से कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या कर सकती है। एंड यहाँ पर डेजी उसे माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन शाबी माफी नहीं मांगती एंड यहाँ पर ब्रूम स्टिक रखकर वो जाने लगती है, जहाँ पर मियाँ आ जाती है और तब डेजी शाबी को थप्पड़ मारने वाली थी। ये शाबी यहाँ पर नीचे बैठ जाती है, जहाँ पर वो थप्पड़ पीछे खड़ी मियाँ को लग जाता है एंड शाबी यहाँ पर फिर हंसने लगती है। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो वो शाबी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाबी उसका हाथ रोककर उसे ही थप्पड़ मार देती है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो उन सब पर चिल्लाता है, साथ साथ ये भी कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर शाबी कौन है, उसे फर्स्ट फेस मिला है। शाबी यहाँ पर आगे आकर अपनी आइडेंटिटी बताती है। यहाँ पर मियाँ और डेजी फर्स्ट प्लेस वाली बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, तो वहाँ की स्टाफ शाबी से उसका आइडेंटिटी प्रूफ मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे ढूंढती तो है बट उसे उसका आइडेंटिटी प्रूफ मिलता नहीं है। शाबी यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, एक्चुअली वो मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड मेरे बैग में रह गया है, जो कि मैं लाना भूल चुकी हूँ। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है भूल चुकी हो या फिर जानबूझकर ये झूठ बोल रही हो, हम सबको पता है तुम यहाँ पर साफ सफाई का काम करना ही हो और यहाँ पर बहाना मारकर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का। इस कॉम्पिटिशन में ऐसे किसी को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। और रही बात तुम्हारी, तुम जैसे गरीब इंसान को तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ साफ सफाई करनी चाहिए। शाबी यहाँ पर बोलने थे कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा बोल रही हो। तो या फिर यहाँ पर दूसरे हम देखते हैं चांद को, जो कि मैनेजर से कहता है कि ये बैग दौड़ जाकर मैडम को दे दो एंड यहाँ पर बैग देकर वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बताने लगती है। तो फिर यहाँ पर डेजी कहते हैं कि मैं क्या करूँ, ऐसे भी तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है नहीं और तुम्हारा घर भी इतना लोन पर है, तो फिर तुम बिलोंग करती हो पूरे फैमिली से, और आखिर तुम जैसे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर मुझे शक चला गया। लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखना कि अगर तुम्हारे पास ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पार्टिसिपेट करिए और तुम जीत भी जाओगी। तुम्हारा जीतने का तो जो चांसेस है वो तो बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ से बोलने लगती है कि आखिर ये बैग कोई और आगे तुम्हें क्यों दे रहा है, कहीं मुझे तो लगता है कि तुम होटल रूम में तो नाइट स्पेंड करके नहीं आई हो, तब जाकर तुम अपना बैग भूल कर आई हो। मियाँ यहाँ पर गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी का ग्लास भी फेंक देती है और तो डेजी यहाँ पर चिल्लाकर भगाने लगती है और तो यहाँ पर वो उसके साथ में जबरदस्ती भी करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर छान आता है और सभी को रोकने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर वो मैनेजर से कह देता है कि इन दोनों लड़कियों ने यहाँ पर इस कंपटीशन में आकर डिस्ट्रक्शन पैदा की है, यानी कि ओनर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। डेजी बोलते कि तुम्हें पता भी है कि मेरी मॉम कौन है और वो तो ख्वाबलैम ग्रुप में काम करती है और वो ख्वाबलैम ग्रुप की ओनर तक है। यहाँ पर छान कहते हुए इससे मैं क्या करूँ, वो बोलने लगती है कि मेरी जो मॉम है वो स्पॉन्सर की है इस प्रोग्राम को। तो छान बोलते कि अच्छा कितना परसेंट स्पॉन्सरशिप है तुम्हारी मम्मा का, 5% या फिर 6%, यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी मत करो। इतना बोलकर यहाँ से वो शाबी को लेकर ले जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर शाबी चांद से थैंक यू बोलने लगती है। चांद उसे बोलना था कि देखो ये सब मैंने बस इसलिए किया है क्योंकि मैं ऐसे किसी अनजान इंसान को या फिर कोई जान वाले पहचान वाले इंसान को भी बुली होता हुआ नहीं देख सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ अच्छा नहीं लगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा दी। यहाँ पर शाबी कहती है उसके लिए भी शुक्रिया। फिर यहाँ पर शाबी को चीख आने लगती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे अपना कोट देता है, लेकिन शाबी वो कोट लेने से मना कर देती है।
तो फिर छान कहने लगता है कि ये कोड देने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, बाहर के लोग तुम्हारे इस गीले कपड़े को देखकर न जाने क्या क्या बातें बनाने लगेंगे, बस इस वजह से मैं तुम्हें कोड देना चाहता हूँ। फिर शाबी यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर छान उससे रोक लेता है। तो शाबी पूछती कि क्यों? छान कहता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। शाबी बोल रही थी कि अब तुम मेरा आना जाना भी कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, लेकिन यहाँ पर छान कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, अभी हम जा रहे हैं तुम्हारे कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। शाबी मना तो करती है, लेकिन छान यहाँ पर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर शाबी वो शोरूम में चली जाती है, जहाँ पर स्टाफ उसे देख के बोलती है कि न जाने लोग यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो स्टाफ उसे 50 रुपीज़ का नोट थमा देती है। शाबी सोचने लगती है कि लगता है ऐसे लग रहा है मैं यहाँ पर इससे पैसे मांगने के लिए आई हूँ। फिर शाबी यहाँ पर से कहती है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो फिर वहाँ की जो मैनेजर होती है वो बताने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर तुम शॉपिंग करने आई हो, तुमने खुद के कपड़े भी देखे हैं कैसे, खुद नॉर्मल कपड़े पहनकर इस बड़े से शोरूम में बिना प्राइस के जाने शॉपिंग करने आ जाते हैं, न जाने कहाँ से लोग। एंड साथ साथ यहाँ पर वो अपने स्टाफ से ये भी कहती है कि ध्यान रखना ये लड़की किसी भी कपड़े को टच ना करे। तो यहाँ पर हमारा छान आ जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर छान को अंदर एंट्री देती है, लेकिन यहाँ पर वो धक्का मार देती है शाबी को। बट यहाँ पर छान जो है वो शाबी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है ताकि वो गिर ना पाए। एंड इसी चक्कर में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ पर मैनेजर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ऐसे लोग न जाने इतने बड़े बड़े शोरूम में क्या करने के लिए आ जाते हैं, मैं अभी इसे यहाँ से बाहर भगाती हूँ। तो वह यहाँ पर छान अपना हैंकरचिफ निकालता है और उस एरिया को साफ करने लगता है जहाँ पर मैनेजर ने अपना हाथ लगाया हुआ था। फिर यहाँ पर वो शॉप के बहुत करीब आ जाता है। शाबी को तो यहाँ पर डर ही लगने लगता है, तो वो अपने आप को सिक्योर करने लगती है, लेकिन यहाँ पर छान उसके लिए एक ड्रेस निकालता है और उसे वो पहन कर आने के लिए कहता है। इसके बाद में हम यहाँ पर उन दोनों को घर के किचन में देखते हैं, जहाँ पर शाबी अपने वेजिस को वॉश कर रही होती है। तो दूसरे यहाँ पर छान फिश को कट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर वो फिश को कैसे कट करेगा। तो फिर वो ट्यूटोरियल इंटरनेट पर ढूंढने लगता है, जहाँ पर शाबी उससे यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखता हुआ बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है। तो यहाँ पर शाबी आकर उसे पूछने लगती है कि लगता है तुमने पहले कभी फिश को कट नहीं किया है। तो फिर छान बोल जाता है कि हाँ, पहले कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हूँ और मैं बहुत जल्दी चीज़ें सीख भी जाता हूँ। और दूसरा में यहाँ पर एवी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डाडा को बहुत एनकरेज कर रहा होता है एंड कहते हैं कि डाडा आप ही मेरे लाइफ के मेंटर हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छान उस फिश को कट करने ही वाला था कि यहाँ पर वो फिश हिलने लग जाती है, जहाँ पर छान एकदम बच्चे की तरह डर जाता है। यहाँ पर शाबी हंसने लग जाती है, तो फिर छान कहते हैं कि कुछ तो करो इस फिश का। एंड यहाँ पर ए भी आकर उस फिश को उठाता है, जहाँ पर वो ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो अपने डैड पर फेंकने आता तो उसके डैड डरने लगते हैं, वो अपनी मम्मा में फेंकने वाला था तो उसकी मम्मा भी डरने लगती है। एंड उन दोनों पर जब वो एक साथ फेंकने वाला था, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा ऑकवर्ड सीन भी बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ समय में पहले क्या सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग के लिए गए होते हैं। एंड यहाँ पर शाबी जैसी चेंज कर आती है, छान तो उसे देखे ही जा रहा था। यहाँ पर बाद में शाबी बोलने लगती है कि ये ड्रेस मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर वो मैनेजर उस ड्रेस की खासियत को बताने लगती है। इतने में स्टाफ आकर और भी सारे बैग्स लेकर आ जाती है एंड कहते कि मैंने आपके अकॉर्डिंग साइज से पैक कर दिया। शाबी कहते कि मैंने उन चीज़ों को ट्राई तक नहीं किया। एंड यहाँ पर छान बोलता है कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे साइजेस की है। फिर यहाँ से बाद में वो लोग जाने लगते, तो शाबी उसे पूछती है कि आखिर मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कैसे दे पाऊंगी, एक साथ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इंस्टॉलमेंट में मैं तुम्हें जरूर देख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर छान से ताने मारते हुए कहता है कि क्यों, एक काम करो ना, 1000 तो तुमने मुझे दिया ही है, तो वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ए भी इतने सारे कपड़े देकर बोलने लगता है कि लगता है आपको अपनी लाइफ में कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाबी उसे बोलती है कि हाँ तुम्हारे डैड ने मुझे इतने कपड़े ला तो दिए हैं। ए भी कहता है कि हाँ ये तो क्लियर साइन है कि मेरे दादा आपको लाइक करते हैं। शाबी कहती कि नहीं, ये तो उन्हें मेरे लिए बुरा लग रहा था, बस इसलिए उसने मेरे लिए ये सब कर दिया, वरना वो तो मुझे कल सुबह तक बाहर भी निकालने वाला था। इतने में यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि चलो हम बाहर खाना खा कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ए भी था जो इंसिस्ट कर रहा था कि दादा हम पूरी फैमिली घर पर है, तो क्यों ना हम लोग घर पर ही कुछ बना ले। तो फिर यहाँ पर छान बोलता कि नहीं बच्चा, हमें किसी और अनजान इंसान के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, क्या पता हमें डायरिया हो जाए। तो शाबी यहाँ पर से कहने थे कि डायरिया, और वो भी मेरे खाने से। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो फिर छान कहता है कि हाँ इंसानों के लिए बनाती हो या फिर जानवरों के लिए बनाती हो। ए भी यहाँ पर उन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है और अपने डैडी से कहता है कि डैडी आपने मुझसे कहा था कि आपको बहुत सारे डिशेस बनाने आते हैं, वो भी फिश के, तो क्यों ना आप दोनों मिलकर मेरे लिए कुछ बना दो। और इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कुकिंग कर रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाबी का सर दुखने लग जाता है। तो फिर ये भी कहता है कि मम्मा आपको क्या हुआ। शाबी कहती है कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं बन सकती। ए भी यहाँ पर उसे कह रहा था कि क्यों, आखिर आपको पता भी है कि दादा की जो गर्लफ्रेंड है और आप दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आपके साइंस कितना है और वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर बानो कहता है कि देखो अगर हम अपने शिद्दत वाले दिल से ट्राई करें तो फिर दादा भी आपको पसंद करने लगेंगे, फिर आप तो मेरी मम्मा बन सकती हो ना। यहाँ पर शाबी से कहने थे कि अच्छा तुम्हारे दादा की गर्लफ्रेंड का आखिर नाम क्या है। एंड यहाँ पर वो उसका नाम शीन बताता है। शाबी को यहाँ पर याद आने लग जाता है, लेकिन पास की बातें नहीं बल्कि प्रेजेंट की, कि शीन वही ना जो सबसे बड़ी फेमस पॉप स्टार है। एंड बामनो कहते हैं कि हाँ फेमस वो जरूर होगी, लेकिन वो आंटी की पर्सनालिटी मुझे बड़ी खराब लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि दादा को जो चश्मा है ना नंबर बढ़ चुका है, इस वजह से उन्हें ढंग से नजर नहीं आ रहा है। शाबी कहती है कि नहीं मुझे तो लगता है कि वो शीन को चश्मा होगा, जिस वजह से उसने तुम्हारे दादा को चूज कर लिया है, वो भी बिना चश्मा पहने के। इतने में यहाँ पर बाद में छान आ जाता है।
यहाँ पर चान उन्हें पूछने लगता है कि एबी क्या ये खाना इतना डिलीशियस है तो तुम इतना फटाफट खाए जा रहे हो। एबी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, होटल से भी ज़्यादा। चान यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। एबी यहाँ पर अपने डैडी को वो खाने के लिए कहता है, लेकिन चान बोलता है कि नहीं मैं इतना ऑर्डिनरी और सिंपल फूड नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार होटल से खाने खाता हूँ। यहाँ पर बाद में उसके पेट में गुड़ होने लगता है, यानी कि उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर वो खाने के लिए बैठता तो है लेकिन शाह उसे रोक देती है और पूछते कि क्यों, तुम तो 5 स्टार होटल से खाया करते हो। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्यों नहीं खा सकता, ये फिश मैंने लाया है तो मैं भी डिजर्व करता हूँ इस फिश को खाने के लिए। शाह भी कहती है कि ठीक है खा लो, अब जगह ना बंद भी करो। इतने में यहाँ पर वो विलेन शीन आ जाती है। जहाँ पर शीन का नाम सुनते ही शाह भी नर्वस होने लग जाती है और अपनी मुंडी नीचे कर देती है। चान यहाँ पर शीन से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी तो शूटिंग चल रही थी ना। शीन कहती कि हाँ लेकिन वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे और एबी से मिलने चली जाऊँ। तो फिर यहाँ पर चान से कहने लगता है कि ठीक है तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई हो, तुम बैठ कर यहाँ पर डिनर कर सकती हो। शीन कहने लगता है कि डिनर तो मैं कर लूँगी लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है वो कौन है। तो फिर चान कहने लगता है कि कोई नहीं, वो तो बस नानी है जिसे मैंने अपॉइंट किया है। तो एबी चिल्ला कर बोलना था कि नानी वो मेरी मम्मा है। तो फिर यहाँ पर शीन बोलती कि नहीं बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। एबी कहता है कि नहीं आप तो मेरी मम्मा हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया। एंड यहाँ से वो गुस्सा होकर चला जाता है। जहाँ पर शाह भी उसके पीछे चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि चान को कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और ये सारी की सारी गलती मेरी है, काम की वजह से मैं एबी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर बाद में चान बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। शाह पर शीन बोलने लगती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर उस नानी को निकाल दो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ पर उसके साथ रह पाऊंगी। तो फिर बाद में चान कहने लगा कि देखो तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने पहले कोशिश नहीं की होगी, मैंने यहाँ पर उसे निकालने की बड़ी कोशिश की लेकिन एबी को वो बहुत पसंद है और फिर उन दोनों की जोड़ी भी जमती है और वो लोग अब एक दूसरे से क्लोज होते जा रहे हैं। तो फिर अगर मैं अभी के अभी यहाँ पर उसे निकाल दूंगा तो एबी बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाएगा। शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाई यहाँ पर वो बोलती है कि देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज रात को हम एक नाइट स्पेंड कर पाए। लेकिन शान यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली मैं कंपनी में कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है तो फिर डिनर करने के बाद मैं तो बस सीधा वहीं पर जाने वाला था। इतना बोलकर वो जाने लगता है। जब शीन खड़ी होकर उस पर गुस्सा कर बोलने लगती है कि आखिर 6 साल हो गए हम दोनों एक दूसरे को जानते लेकिन आज तक तुम मुझे कोई टैग नहीं दे पाए हो, आखिर मैं तुम्हारी लगती भी कौन हूँ। शान यहाँ पर बोल देते कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी था लेकिन मेरी मॉम ने तुम्हें डिसअप्रूव कर दिया है, अगर तुम मॉम का दिल जीत लोगे और मेरी मॉम अग्री कर लेंगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह भी एबी के रूम से बाहर आ रही होती है जहाँ पर शीन उसे देख लेती है। तो फिर शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि सच बताना तुम इस घर पर मेरी जगह लेने के लिए आई हो ना। शाह भी कहते कि नहीं मैं बस यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। शीन कहते कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोग पैसा देखते नहीं है कि पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते। शाह भी कहते कि देखिए अगर आपको मेरी इस जॉब से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये जॉब छोड़कर जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि अब इसे बोल कर भी मैं क्या ही बोलूँगी। फिर उससे वो पूछते कि क्या तुम मुझे जानती हो। शाह भी कहते कि नहीं मैंने तो आपको बस टीवीज़ में देखा है और मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। एंड यहाँ पर शीन को समझ आने लगता है कि वो हिप्नोटाइजिस वाला सीन काम आ गया है क्योंकि इसकी वजह से बेचारी शाह भी को कुछ भी याद नहीं होता। फिर यहाँ पर बाद में उसे एक आइडिया आने लगता है कि क्यों ना मैं उसे यहीं पर रुकने के लिए कहूँ और यहाँ पर मेरी और जान की शादी होती हुई देखे। तो फिर यहाँ पर वो शाबी से बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ से तुम्हें निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकती हो और वैसे भी तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें हर दिन नए नए सरप्राइज मिलने लगेंगे। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि एबी की रियल मम्मा कोई और नहीं बल्कि शाबी होती है, लेकिन शाबी इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। फिर बाद में हम यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट शीन के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत लाया होता है। छान यहाँ पर क्या नहीं लगता है और हमें यहाँ पर पास का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर छान का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक कार एक्सीडेंट था जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शीनू से बचाने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर चान को उस लड़की का फेस अच्छे से याद नहीं होता, उसे लगता है कि वो शीन है क्योंकि रिपोर्ट्स में तो शीन का ही नाम लिखा गया था। इस वजह से उसने तब से लेकर अब तक शीन को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वहीं यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि हमें मैडम के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए मीडिया वाले को, लेकिन चान कहता है कि नहीं जाने दो, उसने मेरी मदद की है। और हाँ फैशन वाला जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें एक शाबी नाम की लड़की ट्रांसलेट करेगी और थर्ड पार्टिसिपेट भी, तो ध्यान रखना कि उसे खास तौर पर सर्विसेज दी जाए। एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे एग्री करके वहाँ से जाने लगता है। फिर हम बाद में यहाँ पर इस कंपटीशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक फीमेल होस्ट और एक मेल होस्ट होते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों मिलकर आज के आए हुए जजेस को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं और उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। यहाँ पर जजेस के पैनल में शीन भी होती है, साथ साथ छान का असिस्टेंट भी होता है। एंड यहाँ पर शीन ने बहुत तगड़ी प्लानिंग करके रखी होती है हमारी शाबी के लिए। इसके बाद में यहाँ पर शाबी होती है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जहाँ पर स्टाफ आकर कहने लगती है कि तुम्हारी मॉडल जाने कहाँ चली गई है, तो अभी रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रेस कोई पर भी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ करना होगा। दूसरा यहाँ पर पैनल शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी मॉडल्स अपने अपने डिजाइन का कपड़ा पहनकर वॉक करना शुरू कर देती है। वह यहाँ पर कंटेस्टेंट नंबर 15 की बारी आती है जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि लगता है कंटेस्टेंट नंबर 15 आने वाली है, तो फिर रूल के मुताबिक हमें उसे यहाँ से निकाल देना होगा। लेकिन दूसरा जज कहते ही कोई बात नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, हम 2-4 मिनट तो रुक ही सकते हैं। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री होती है
शाबी की, जहाँ पर उसने खुद का बनाया हुआ ड्रेस पहना होता है एंड सभी लोग यहाँ पर उसके ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर शीन इशारा करती है अपने असिस्टेंट की ओर, जहाँ पर असिस्टेंट लेजर की मदद से यहाँ पर शाबी की आंखों पर वार कर देती है एंड शाबी यहाँ पर नीचे गिर जाती है। तो फिर शीन चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि अगर तुम फैशनेबल वॉक नहीं कर सकती मॉडल जैसे तो फिर ये कपड़े पहनकर यहाँ पर वॉक करने क्यों आ गई हो। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उस पर हंसने भी लगते हैं। बट यहाँ पर आ जाता है हमारा चैन, जो कि शाबी को उठाकर ले चला जाता है एंड उससे यहाँ पर वो सीधे बैठा देता है और एक बार फिर से यहाँ पर छान ने शाबी की मदद की होती है। बाद में यहाँ पर वो लोग इस कंपटीशन के विनर को अनाउंस करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि लास्ट कंटेस्टेंट जो आई थी उसका ड्रेस तो अच्छा था, लगता है कनेक्शन होने के बाद भी उसे अवार्ड नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर छान कॉल लगा लेता है असिस्टेंट को, जहाँ पर असिस्टेंट जज वाले पैनल में से जाकर अपने होस्ट को कुछ बोलने लगता है एंड यहाँ पर उनके होस्ट अनाउंस करने लगते हैं कि साथ साथ हमारे यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर भी है। हमारे वॉरियर ग्रुप की कंपनी को कंटेस्टेंट नंबर 15 का काम बहुत पसंद आया है, तो फिर हम उसे यहाँ पर डिजाइनर ग्रुप का हेड बना रहे हैं। यहाँ पर शाबी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाकर अपना अवार्ड लेने लगती है एंड यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन शीन को गुस्सा आता है ये सोचते ही कहीं छान उसे पसंद तो नहीं करने लगा है ना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर हम शीन को देखते हैं एंड यहाँ पर असिस्टेंट भी होता है। शीन यहाँ पर असिस्टेंट चिल्ला रही होती है कि आगे मेरा ड्रेस वो लड़की की प्रिपेयर करिए और मैं यहाँ पर इस इवेंट में जाकर क्या शाबी का ड्रेस पहनूंगी, मुझे मेरा ड्रेस कोई डिजाइनर से बनवा कर चाहिए। असिस्टेंट कहने था कि आप समझ नहीं रहे हो, हमेशा से हमारी कंपनी का ड्रेस हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाते आ रहे हैं एंड इस पर वो शाबी है एंड आपको उसके डिजाइन पर भरोसा रखना होगा। लेकिन यहाँ पर शीन बात मानती नहीं और चिल्ला ही जाती है। साथ साथ यहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है जो कहती है कि देखो शीन को बिन मतलब का गुस्सा दिलाना बंद करो, शीन इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और वो यहाँ पर अनजान व्यक्ति यानी कि वो अनजान डिजाइनर शाबी का ड्रेस बनेगी और अपनी बेइज्जती करवाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने में यहाँ पर शाबी ड्रेस लेकर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर शीन गुस्से में आकर उस ड्रेस को नीचे फेंक देती है एंड कहती है कि देखो भले तुम्हें यहाँ पर जॉब मिल गई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना पर निकाल कर उड़ने लगोगी, मैं तुम जैसे अननोन डिजाइन के कपड़े नहीं पहना करती। शाबी कहती है कि एक बार भरोसा करके तो देखो, लेकिन शीन यहाँ पर उसकी बातों को मानती नहीं। साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट शीन के कपड़ों को पानी तक फेंक देती है एंड कहती है कि अपने इस कचरे को लो यहाँ से दफा हो जाओ। शाबी उन दोनों को बोलने लगती है कि आखिर तुम दोनों मुझसे इतना क्यों हेट करते हो। तो फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है कि लगता है तुम अपनी पास की बातों को भूल रही हो और तुम मुझे भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हुआ करती थी। शाबी कहती है कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर शीन कहती है कि ऐसे कैसे याद आएगा, तुमने मुझसे पैसे जो लिए और तुम्हें पता भी है जब तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट चली गई थी तब तुम मेरे पास बैक करती हुई आई थी पैसों के लिए, तो तुम्हें मैं कैसे याद रखूंगी। और ऐसे भी तुम्हारा डाक सीधे अगर सभी को पता चल गया तो न जाने लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पर शाबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके सर में भी दर्द होने लगता है। शीना से जाने लगती है लेकिन शाबी उसे रुककर उसका डाक की सीक्रेट पूछने लगती है। तो फिर शाबी बोलती है कि देखो प्लीज़ मुझे बारे में बता दो। लेकिन शीन बोलते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर छान को भी बुलाएं और छान को भी तुम्हारा डाक की सीक्रेट पता चले। तुम्हें पता है तुमने क्या किया था, पास में यहाँ पर तुम मेरे पास आई थी पैसे मांगने के लिए और तुमने किसी और के साथ में नाइट स्पेंड की थी और तो तुम प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आता और यहाँ पर वो कुछ बोल ही जा रही थी। तो फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लगता है कि मैडम आप यहाँ पर उनके बारे में ये सब नहीं कह सकती, उन्हें छान ने अपॉइंट किया हुआ है यानी कि बॉस छान ने। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है छान को भी बुलाओ ना, उसे भी पता चले कि किस प्रकार की औरत है। एंड यहाँ पर बाद में छान आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर छान आने के बाद शीन उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लायक है। तो फिर छान बोलता है कि हाँ तुमने सही बात कहा, क्यों ना मैं इसे यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाम पर रख दूँ क्योंकि इससे काम इतने अच्छे हैं। शीन यहाँ पर छान पर चिल्लाने लगती है। छान कहता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है, अब से मेरी कंपनी तुम्हारे कपड़ों को स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो फिर शीन कहती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम इसे निकालो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कह रहे हो। एंड यहाँ पर शाबी को अच्छा नहीं लगता तो शाबी बोल लगती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुद ब खुद रिजाइन करना चाहती हूँ क्योंकि तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं। एंड यहाँ से वह जाने लगती है लेकिन छान उसे रुककर कहते हैं कि मेरे परमिशन के बिना तुम रिजाइन नहीं कर सकती। शीन यहाँ पर गुस्से में कह देती है कि इसके पेट को देख रहे हो एंड यहाँ पर वो उसके कपड़ों पर स्क्रैच मार देती है जहाँ पर उसके पेट पर स्क्रैच भी आ जाता है। एंड यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखा ये मार्क ये 6 साल पहले किसी बच्चे को जन्म देकर आई है और इसे तो पता भी नहीं है कि इसके बच्चे कहाँ पर होंगे और इसे तो कुछ याद भी नहीं है, आखिर तुम इसमें ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। तो फिर छान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये प्रेग्नेंट थी। एंड यहाँ पर शीन से बताने लगती है क्योंकि मैं इसकी क्लासमेट हूँ और ये आकर मुझसे पैसे मांगने लगी थी और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। छान यहाँ पर शीन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि देखो अब तुम्हारा और ये जो रिलेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। शीन कहते हैं कि मुझसे रिलेशन खत्म करना यानी कि मेरे बेटे के साथ रिलेशन खत्म करना, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर स्टान अच्छे सुन के कहता है कि ध्यान रखना कि वो यहाँ पर एवी को लेकर कहीं पर भी ना जाए। इसके बाद में यहाँ पर वो शाबी के उस बात माँ को देख लेता है जहाँ पर उसके कानों के नीचे तिल होता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच नहीं याद है पहले क्या हुआ था और ये सब कब से होने लगा। शाबी कहते हैं कि मुझे 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में कुछ याद नहीं है और रही बात मेरे पेट पे उस बर्थ मार्क यानी कि वो स्कैर वाला मार्क, वो तो मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी इस वजह से आया था, ऐसा मेरी मॉम ने मुझे बताया था। फिर छान यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन था। शाबी को ये बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है और वो उसे बोलती कि लगता है तुम भी शीन की बातों पर यकीन करते हो। एंड वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्लब में ड्रिंक करने के लिए।
इसके बाद में यहाँ पर शॉबी को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ली को देखते हैं जब ली आकर शॉबी की जान को बचा लेता है। एंड यहाँ पर ली जो है वो शॉबी को बहुत पहले से ही जानता था, लेकिन यहाँ पर शॉबी को ली के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड ली अपने आप को शॉबी का एक्स बॉयफ्रेंड बोलने लगता है। शॉबी कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। एंड यहाँ पर ली उसे फोटो से बताने लगता है, तो शॉबी उसे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे मेरे पास 6 साल पहले क्या हुआ उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो फिर ली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे डैडी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, उसके बाद में तुम मुझे बिना कुछ बोले ब्रेकअप कर छोड़कर चली गई थी, और मेरे पास ही तभी उतने पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ अब मैं सीईओ बन चुका हूँ और मेरी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी खासी चल रही है, तो हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं एक साथ में। यहाँ पर शॉबी से कहते हैं कि एक साथ शुरुआत करने की बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि पास में मैं कैसी थी और मेरे साथ में लोग कौन थे। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जो कि उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ देखकर गुस्से में दोनों का हाथ छुड़वा देता है। ली बोलता है कि तुम कौन हो। छान बोलने लगता है कि इसका जो बच्चा है ना उसका होने वाला डैड मैं हूँ और दर वो उसकी मम्मा है। तो फिर ली यहाँ पर कहने लगती है सच में वो तो उसका फादर है। शॉबी कहती है कि नहीं वो उसका फादर है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं किसी बच्चे की तो माँ जरूर हूँ। यहाँ पर ली कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और तो यहाँ पर छान उसे वहाँ से भेज देता है। शॉबी यहाँ पर छान पर गुस्सा होने लगती है कि आगे तुम ऐसे कैसे उसे यहाँ से भेज सकते हो, तुम्हें पता है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और वो मेरी मेमोरी को लाने में वापस मेरी मदद कर सकता था। छान कहता है कि मैं भी मदद कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है, जहाँ पर शॉबी उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहते हैं कि तुम्हें लगता है किस कारण से ये सारी चीज़ें वापस मुझे याद आने लगेंगी। तो फिर बाद में छान कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने सबसे वर्ल्ड के बड़े हिप्नोटिस्ट के साथ में तुम्हारी मीटिंग सेट करवाई है, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी। इसके बाद में यहाँ पर हिप्नोटिस्ट छान से कहने लगती है कि इसके ऊपर एक हिप्नोटिस्ट किया गया था जिस वजह से उसे 6 साल पहले वाली बात याद नहीं थी, तो अंदर जाकर तुम दोनों मैटर सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर छान जैसे ही अंदर जाता है शॉबी यहाँ पर छान से ही जाने लगती है और उसे अपने पास आने से भी मना कर देती है। छान को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड शॉबी यहाँ पर उसे पास की सारी एक एक करके बातें बताने लगती है। छान कहता है कि देखो तुम जैसा सोचो मैं वैसा नहीं हूँ, और रही बात उस रात की तो फिर उसी ने शायद से मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिस वजह से मुझे भनक नहीं थी कि मैंने उस रात में क्या किया। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने शीन को अपने बाजू में देखा, तो मुझे लगा कि वो मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई है, इसलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो गया। और रही बात एबी की, तो कुछ दिनों पहले मैंने पैटर्निटी यानी कि डीएनए टेस्ट करवाया, जहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं तो उसका डैड हूँ, लेकिन शीन उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे गले लगा कर कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही थी, और हाँ और वो तुम्हारा ही बेटा है, और ऐसे भी तुम्हें अब चीज़ें याद आ चुकी है, तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए हम वो भी कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर शीन का कॉल आ जाता है, जहाँ पर एबी चिल्ला रहा होता है कि मुझे इस आंटी से बचा लो। एंड यहाँ पर शॉबी जगह पे आ जाती है, तो फिर शीन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बात सुनते ही शॉबी को कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ साथ यहाँ पर छान को शीन बोलने लगती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहे तो तुम्हारे घर मॉम डैड आने वाले, उनसे मेरी शादी के प्रपोजल को लेकर बात करो, तो फिर हम यूनाइटेड फैमिली और अच्छे से जी सकते हैं। शॉबी यहाँ पर रोने लग जाती है, लेकिन छान से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपनी फैमिली को सिक्योर और प्रोटेक्ट कर जरूर रहूंगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं छान के मॉम डैड को, जहाँ पर शीन गई होती है, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर एकदम मना कर देती है शीन को उसकी घर की बहू बनने से। ये भी कह देती है कि तुम मेरे घर की बहू बनने की क्वालिफिकेशंस बिल्कुल नहीं रखती हो। यहाँ पर तो छान के डैड भी अपोज करने लगते हैं कि तुम मेरे घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती हो। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आप जानते नहीं हो, छान ने मुझसे प्यार करता है और 6 साल तक रिलेशनशिप में जो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं यकीन ही नहीं कर सकती। इतने में यहाँ पर छान शॉबी को लेकर आ जाता है और छान कहता है कि हाँ मॉम मैं शादी करना चाहता हूँ। शीन कहती है कि देखा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन छान यहाँ पर कहता है कि मैं शीन से नहीं शॉबी से शादी करना चाहता हूँ। और उसकी मॉम और डैडी यहाँ पर शॉबी के लिए भी मना कर देते हैं क्योंकि शॉबी एक ऑर्डिनरी वुमन होती है, लेकिन छान उन्हें समझाता है कि शॉबी जो है वो मेरे बेटे की रियल मम्मा है, यानी कि बायोलॉजिकल मम्मा। शीन कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं उसकी रियल मम्मा हूँ, तुम शॉबी को जानते नहीं हो, वो पैसे से बहुत प्यार करती है और वो कोई भी झूठ बोल सकती है। तो फिर छान कहते हैं कि मैंने डीएनए रिजल्ट निकलवा लिए थे और रिपोर्ट सामने आ गए थे। शीन कहते हैं कि मैं भी कल गई थी डीएनए रिजल्ट निकलवाने के लिए, मुझे पता चला था कि शॉबी ने उसे एक्सचेंज कर लिए थे, मैंने आज ही न्यू रिजल्ट मंगवाए हैं, देखना बहुत जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ पर असिस्टेंट आकर रिजल्ट बताने लगता है, जहाँ पे वो रिजल्ट जो है वो शीन के अगेंस्ट नहीं होता बल्कि शॉबी के अगेंस्ट होता है। और यहाँ पर शीन एबी की ही मम्मा होती है। बाद में वो रिपोर्ट उन सभी लोगों को बताने लगती है। दोस्त हम यहाँ पर एबी को देखते हैं जो कि कार में बैठा था और यहाँ पर शीन के असिस्टेंट बने से म्यूजिक सुन रही थी। तो फिर यहाँ पर कैसे तो करके एबी भागने की कोशिश करता है। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों को एबी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, तो वो सभी लोग पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। शॉबी यहाँ पर एबी को कैच तो कर लेती है, लेकिन यहाँ पर शीन आकर उसे धक्का मार देती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर जाओ, और उसे लेकर जाने लगती है। लेकिन सामने से एक कार आकर एबी को और शीन को धक्का मारने वाली थी। शीन अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है, लेकिन एबी को वहीं छोड़ देती है। बट वहां पर शॉबी फटाक से आकर एबी की जान को बचा लेती है एंड तभी वहां पर शान भी आ जाता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ो, उसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पर आंटी यानी कि छान की मॉम कहने लगती है कि नहीं, ये बेटा तुम्हारा नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है और डीएनए टेस्ट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है कि एबी की अगर कोई मॉम है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ शॉबी है, क्योंकि आखिर कौन सी मॉम होगी इस दुनिया में जो अपने बेटे को डेंजर में डालकर खुद की जान बचाना चाहेगी। शीन यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन अंकल आंटी उसकी बात सुनना बिल्कुल नहीं चाहते। वहीं यहाँ पर एबी उन्हें फोन की रिकॉर्डिंग बताने लगता है, जहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि उस
क्लब में आया था एंड यहाँ पर ली ने ही डीएनए रिजल्ट को एक्सचेंज किया होता है जानबूझकर, जिस वजह से ये सब हुआ था। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर अंकल आंटी बहुत गुस्से में आ जाते, साथ साथ छान भी। एंड यहाँ पर गार्ड छीन को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जेल में लेकर चले जाते। फिर यहाँ पर आंटी और अंकल शाबी से माफ़ी मांगते एंड कहते कि माफ़ कर देना, हमें तुमने एक ऑर्डिनरी लड़की समझा, लेकिन हम ये भूल गए थे कि तुम कितनी प्योरेस्ट लड़की हो और कितनी काइंड हार्टेड हो, हमें तुम्हारी जैसी बहू का इंतजार था। फिर यहाँ पर छान से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना इतना टाइम तक और इतना लेट तक इन सब चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूँगा। फिर यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। शाबी से कहने लगते कि मुझे तो ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि लाइफ में मेरी सेकंड टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, वो भी अपनी खुद की फैमिली के साथ में। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।